हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। आप क्या करो कि अपने दिमाग को ऐसे सोचो कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह एक जैसा फ्लैट क्यों नहीं है। जब हम ग्लोब में देखते हैं तो हम ग्लोब में क्या देखते हैं कि अर्थ एक स्मूथ बॉडी दिखती है हमें। ठीक है, स्मूथ स्फेरिकल बॉडी दिखती है। लेकिन जब हम रियल में सरफेस को देखते हैं तो हमें दिखता है कि बहुत जगह पे माउंटेन्स हैं, कहीं 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 पे क्या है कि फ्लैट प्लेन्स हैं, कहीं कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे गहरी वैलीज है। ठीक है। अभी देखो, ये सब चीज जब दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स है जो लगातार काम कर रही है, जो उसे ऊपर और नीचे चेंज करते रहती है। ठीक है। और इन्हीं प्रोसेस को और इन्हीं फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है। अभी समझो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होता है ना, ये होता क्या है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है। जो अर्थ के सरफेस को शेप देते हैं, उसके रिलीफ को चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ठीक है। अभी देखो, इसमें शामिल क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है। लैंड का अपलिफ्ट होना, रॉक्स का टूटना, वैलीज का बनना, प्लेन्स का बनना, सॉइल का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमें डेली लाइफ में पता नहीं चलता कि वो प्रोसेस हो भी रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या करता है कि अर्थ के सरफेस को पूरी तरह से बदलता रहता है विथ टाइम। ठीक है। अभी देखो, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है एंडोजेनिक, ठीक है, और एक पार्ट है एक्सोजेनिक। ठीक है। अभी देखो, हम लोग ना पहले से ही अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट के लेक्चर में देखोगे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि कंटिनेंट कैसे बनता है, हमने उसमें देखा माउंटेन कैसे बनते हैं, हमने प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ी। ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे इंडोजेनिक प्रोसेस क्या क्या हो रहा था। ठीक है। अभी देखो कि अर्थ की सरफेस पे जो अनइवननेस दिख रहा है आपको, उसके पीछे ना दो तरह का फोर्स है। एक है एंडोजेनिक और एक है एक्सोजेनिक। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और वो क्या है, वो है एंडोजेनिक प्रोसेस। देखो, एंडोजेनिक प्रोसेस में जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, वो फोर्स क्या होते हैं, वो फोर्स बेसिकली डायस्ट्रोफिक मूवमेंट होते हैं। वो फोर्स बेसिकली सडन मूवमेंट होते हैं। ठीक है। अभी इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं ताकि हमें इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए समझने में। देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस उस तरह की फोर्सेस होती है जो अर्थ को अंदर से चेंज करती है। ठीक है, अर्थ के जो स्ट्रक्चर है उसको इंटरनली चेंज कर रही है। ठीक है। अभी देखो, अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस हो रहा है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना कि कोई भी चेंज होता है उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई फोर्स का एक फैक्टर होता है। ठीक है। तो आखिर एंडोजेनिक फोर्स जो है, एंडोजेनिक प्रोसेस जो है, इसमें किस तरह की फोर्सेस लग रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अर्थ का इंटरनल हीट जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है। अर्थ का इंटरनल हीट एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा देखोगे आप, इसमें हम लोग लिखते हैं रेडियो एक्टिविटी। और क्या होता है, इसके अलावा क्या है, आप इसमें लिख सकते हो प्रीमोर्डियल हीट। ये सब क्या है, ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो अर्थ को इंटरनली चेंज करते रहता है, अर्थ के शेप को बदलता रहता है। अभी देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस का काम क्या होता है। देखो, हमने यहाँ पे देखा कि एंडोजेनिक फोर्स क्या करता है, कभी कभी माउंटेन बना देता है, मतलब लैंड को अपलिफ्ट कर दे रहा है। कहीं कहीं पे देखोगे रिफ्ट वैली क्रिएट कर देता है, मतलब क्या है, लैंड को नीचे की ओर दबा देना। आप देखोगे माउंटेन बन रहे हैं, प्लेट मूवमेंट हो रही है, रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम बेसिकली एंडोजेनिक फोर्सेस कर रही है। ठीक है। और इसीलिए हम एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या देखते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या करता है, ये प्रोसेस बेसिकली लैंड बिल्डिंग प्रोसेस का काम करता है। इसीलिए इन फोर्सेस को भी हम क्या बोलते हैं, लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। ठीक है। अभी देखो, जैसे यहाँ पे ना आपको दिया गया है, अब यहाँ पे मैंने एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। सोर्सेस ऑफ हीट। ठीक है, हीट का सोर्स क्या है हमारा, ठीक है। तो हीट का सोर्स क्या है,
अर्थ के कोर में जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, जो वहां पे फ्यूजन हो रहा है, वो फ्यूजन एक बहुत बड़ा सोर्स है अर्थ के हीट का। ठीक है, साथ ही साथ रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन जो है, ये भी अर्थ के हीट का एक सोर्स है। हम देखते हैं प्रीमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, कोर में जो प्रीमोर्डियल हीट है, वो भी एक बहुत बड़ा हीट का सोर्स होता है। ठीक है, अभी देखो, जब हम एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है, हम वहां पे जो जो फोर्सेस होते हैं उन सारे फोर्सेस के बारे में समझ चुके हैं। तो अब क्या जरूरी है? अब ये जरूरी है कि ये फोर्सेस करते क्या है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे डाइस्ट्रोफिज्म। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, डाइस्ट्रोफिज्म होता क्या है? इसमें देखोगे, जो अर्थ के लैंड है, इसका बेंडिंग, प्लेट का बेंडिंग, प्लेट का फोल्डिंग, प्लेट का वर्पिंग और फ्रैक्चरिंग, किस चीज का? प्लेट्स का। और इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि ये अर्थ के क्रस्ट का फोल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो डायस्ट्रोफिज्म है, इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं? देखो, डायस्ट्रोफिज्म का जो टाइप है, एक होता है ओरिजेनिक प्रोसेस, जिसमें कि क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं। सिर्फ माउंटेन नहीं बनता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये डाला गया है कि जो ओरिजेनिक प्रोसेस है, यहाँ पे माउंटेन बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेवियर फोल्डिंग के बारे में बताता है। जब अर्थ का जो क्रस्ट है, वो बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाए, जिसके कारण माउंटेन्स बन जाए, ये उसके बारे में बताता है। और साथ ही साथ ये बताता है कि ये लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट जो होता है ना अर्थ के क्रस्ट का, इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अभी देखो, ये जो अफेक्शन अफेक्ट कर रहा है अर्थ के क्रस्ट पे, ये जो सेवियर फोल्डिंग हो रही है, ये आखिर क्यों हो रही है? ये हो रही है टेंशन एंड कंप्रेशन के कारण। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे जो टेंशन डेवलप हो रहा है, जो कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, उसके कारण ये सारी फोल्डिंग हो रही है। अभी देखो, जब हम इसके बारे में देखते हैं ना, तो आप एक बार इस पिक्चर को समझने का ट्राई करो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा स्टेबल कंटिनेंट है, जो कि फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, यहाँ पे रिफ्टिंग होती है, मतलब क्या हो, प्लेट बीच से ऐसा हो जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाता है। अब उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ रिफ्टिंग हुई, क्या हुआ, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर चले गया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉम्प्रेशन डेवलप हो गया। ये प्लेट अंदर की तरफ चले जाता है। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्या हो रहा है, जब प्लेट रिफ्ट वैली डेवलप हुई, आज के टाइम पे अगर आप अफ्रीका में देखते हो, अफ्रीका का मैप अगर आप देखोगे, तो अफ्रीका का मैप कैसा है, ऐसा करके मैप है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ईस्ट अफ्रीका में देखोगे, एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, ये जो रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है, ये रिफ्ट वैली क्या होगी, एक टाइम के बाद ये वाला पार्ट जो है, ये अलग हो जाएगा, और उसके बाद अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आपको कैसा दिखेगा, आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसा दिखेगा। ठीक है, और जो ये ईस्ट अफ्रीकन वाला पार्ट है, ये पार्ट अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आज के टाइम पे हम लोगों को मेडागास्कर दिखता है। जब ये अलग हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे पानी भर जाएगा। ठीक है, इस एरिया में पानी भर जाएगा, और वही यहाँ पे हो रहा है कि ओशन जो हमारा ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट जब प्लेट दोनों अलग अलग साइड चली गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये याद रखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाती है, अब क्या हुआ, इसके कारण यहाँ पे पानी भर गया। ठीक है, ये ओशियनिक स्प्रेडिंग आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, ये एक टाइम के बाद ओशियनिक ईए में बदल जाएगा। और उसके बाद क्या दिखेगा आपको, उसके बाद ये दिखेगा, यहाँ पे सबडक्शन जोन और ओशियन क्लोजर, ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई, और यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, यहाँ से मैग्मा निकलना स्टार्ट हो गया, तो ये मैग्मा क्या करेगा कि यहाँ पे एक तरह के सबडक्शन जोन बना देगा। ठीक है, और जब सबडक्शन जोन बनेगा, तो क्या होगा कि जो प्लेट्स हैं, वो सबडक्ट भी होगी, वापस से ये मेल्ट हो जाएगी, और ये फिर से निकलना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, कि सी फ्लोर स्प्रेड होता रहेगा। अभी देखो, ज्योग्राफी यही है, आप अगर समझ पा रहे हो, तो आप प्रोसेस समझ सकते हो कि इसके बाद क्या हो सकता है, और फिर क्या होगा। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ कि सबडक्शन जोन और ओशन फ्लोर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा दिख रहा है कि ओशन फ्लोर के कारण, लेकिन इसके बाद और क्या हो सकता है, ये तो हमने देखा कि रिफ्ट वैली क्रिएट हुई तब ऐसा हुआ, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर रिफ्ट वैली क्रिएट नहीं होती, और ऐसा होता कि जैसे हम इंडिया और यूरेशियन प्लेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। ये था हमारा यूरेशियन बेल्ट, सपोज, पूरा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इंडिया क्या है कि
इस तरह से पार्ट में आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा और बनाते हैं इसको। ये इंडिया, ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेवल करते करते अचानक से होता है कि एक टाइम के बाद ये जो प्लेट है, ये प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, ठीक है। अब हम इस प्लेट को यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडियन प्लेट है। अब ये प्लेट टकराई, तो अब जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ। और कोलिजन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बन गए। हमें पता है ना, यहाँ पे हमारा ग्रेट हिमालय जो है, ये ग्रेट हिमालय यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये जो ग्रेट हिमालय क्रिएट हुआ, ये क्यों हुआ? ये ओरोजेनिक फोर्सेस के कारण हुआ, ठीक है। ये ओरोजेनिक प्रोसेस के कारण हुआ। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन जब होता है तो क्या होता है, माउंटेन्स डेवलप हो जाते हैं। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तो यहाँ पे माउंटेन रीजन्स बन जाती है, और फिर इसमें इरोजन होता रहेगा। और ये जो आज माउंटेन इतना बड़ा दिख रहा है, ये माउंटेन धीरे धीरे करके छोटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज भी हमें पता है कि अभी जो कोलिजन हमारा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का हुआ था, वो अभी भी लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। इंडियन प्लेट आज भी लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है, आप देखोगे। और इसीलिए जो माउंटेन रेंजेस हैं, इसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखोगे जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का हाइट हर साल 8 मीटर से, 8 मीटर नहीं, शायद मैं यहाँ पे कहता हूँ, हर साल कुछ ना कुछ मीटर से बढ़ता जा रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो पहली बात आप ये समझो, क्योंकि ये लगातार अभी भी ये फोर्सेस चल ही रहे हैं, ठीक है। ये कोलिजन अभी भी हो ही रहा है। अभी देखो क्या होता है, ये तो था न्यू फोल्ड माउंटेन बना। यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस बने, ये क्या थे, यंग माउंटेन थे, ठीक है। अभी आप खुद सोच के देखो, ये जो यंग माउंटेन है, ये यंग माउंटेन आज के टाइम पे आपको दिख रहा है हाइट बढ़ता हुआ। लेकिन अभी हम यहीं पे एग्जांपल लेते हैं अरावली माउंटेन रेंजेस का। ये अरावली माउंटेन रेंजेस क्या है, लगातार वहां पे इरोजन हो रहा है। इरोजन होते 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 आज हमारे जो अरावली माउंटेन रेंज है, उसका हाइट बहुत कम है। उसका हाइट 300 से 800 मीटर के समथिंग ही है, ठीक है। ये हाइट इतना कम क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इरोजन। ये हाइट धीरे धीरे करके कम होता गया, ठीक है। और वही यहाँ पे दिखा रहा है कि इरोजन के कारण क्या होता है, ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इसका अनथिकिंग होता है। ये धीरे धीरे करके छोटा होते जाता है, एंड फिर वापस से वो एक स्टेबल कॉन्टिनेंट बन जाता है। ये बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया हुआ साइकिल है। तो आप इस पे ऐसे मत जाना, सर ऐसा हो ही सकता है क्या, जरूरी है क्या, ऐसी बातें नहीं है। बस ये आपको समझाने के लिए बनाया गया था, ताकि आपको एक प्रोसेस समझ में आए कि आखिर ओरोजेनिक साइकिल किस तरह से काम करता है, वो कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर माउंटेन कैसे बनते हैं, रिफ्ट वैली कैसे बनता है। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एपिरोजेनिक प्रोसेस, कि एपिरोजेनिक प्रोसेस होता क्या है। देखो, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। हमने यहाँ पे क्या देखा, इसको बोल रहे थे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। क्यों? यहाँ पे हम माउंटेन बनते हुए देख रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि एपिरोजेनिक प्रोसेस में आखिर होता क्या है, जिसके कारण हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट बन रहा है। अभी समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स अपलिफ्ट और सबसिडेंस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब इस पिक्चर को देखो, क्या हो रहा है कि अचानक से अगर ऐसा होता है कि नीचे से ये जो अर्थ का क्रस्ट वाला पार्ट है, ये पार्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट नीचे की तरफ चला जाए। इसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट कर रहे हैं। ये कॉन्टिनेंट बनाने की मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ये नीचे गया लेकिन अभी भी है, खत्म नहीं हो गया है, ठीक है। ये ऊपर आया, अभी भी है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इसे फॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे अपलिफ्ट का एग्जांपल अगर देखोगे तो कोलोराडो प्लेट्यू, ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड, ऑस्ट्रेलियन सील्ड, साइबेरियन प्लेटफॉर्म, ये सब क्या है, ये सब अपलिफ्ट का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट था, वो ऊपर की तरफ उठ गया था। अगर हम अभी एग्जांपल यहाँ पे एक और ले, अब हम बात करते हैं सब्सिडेंस का, ठीक है। सब्सिडेंस का एग्जांपल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइबेरियन बेसिन और कोंकण रीजन। अब दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, क्या है कि हमारा जो डेक्कन रीजन है, इसको अलग करता है कौन सा, कोई तो रेंजेस है जो इसको अलग करता है, और वो रेंजेस कौन है, विंध्यन रेंजेस और सतपुरा रेंजेस, ठीक है।
ये दो रेंजेस हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक पार्ट है जो कि अंदर की तरफ है। यहाँ पे सब्सिडेंस का एग्जांपल आप ले सकते हो कि वहां पे जमीन जो है अंदर की तरफ धस गई है, जिसके कारण कि साइड का पार्ट हमें ऊंचा दिखता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं विंध्यन रेंजेस और सतपुरा रेंजेस। और इसी बीच में आपको ये सब्सिडेंस का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इंडिया का एग्जाम्पल भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है। अभी देखो क्या है ना कि ओरोजेनी में हमने क्या देखा, ओरोजेनी में हमने देखा कि माउंटेन बन रहा है। एपिरोजेनी में हमने क्या देखा कि कॉन्टिनेंट बन रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का काम कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। ये जो मूवमेंट हो रहा है, हमने यहाँ पे ये जो दोनों तरह के मूवमेंट देखे, एक्सोजेनिक और सॉरी क्या देखा हम लोग, एपिरोजेनी और ओरोजेनी, ये दोनों प्रोसेस देखा हमने। अब हम इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आखिर क्यों हो रहे हैं। इन सब का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये सारे सडन मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम इसी में सडन मूवमेंट से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें है सबसे पहला अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जो होता है, क्या वो बता के होता है या धीरे धीरे करके होता रहता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन स्टडी ये भी कहती है कि हर मिनट अर्थ पे एक ना एक अर्थक्वेक होता है, छोटा बड़ा ऐसा अर्थक्वेक होता रहता है। ठीक है, और जो अर्थक्वेक ऐसा होता है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वही हम फील कर पाते हैं। बाकी तो आपको भी पता है कि अर्थक्वेक अर्थ पे हमेशा हर एक मिनट होता रहता है। ठीक है, और इसी के साथ है एक और एग्जांपल, और ये क्या है, ये है वोल्केन। ठीक है, ये जो वोल्केनोज है, वोल्केनोज में भी क्या होता है कि सडन मूवमेंट होता है। ठीक है, ये कैटास्ट्रोफिज्म का एग्जांपल है ये। और ये जब होता है ना, अर्थक्वेक हो चाहे वोल्केनोज हो, ये लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करता है। आपको भी पता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जापान का एग्जांपल ले लो, जापान में अर्थक्वेक ने कितना तबाही मचाया है, जिसके कारण उन लोगों को आज का कंस्ट्रक्शन भी ना अर्थक्वेक से सेफ बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, अपलिफ्टमेंट भी होता है और सबमर्जेंस भी होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस के बारे में जो देखा, वो भी इन्हीं सब चीजों के कारण हो रहा है। क्लियर है। चल, अभी ना एक एग्जांपल लो। 2004 में इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण क्या हुआ कि इंदिरा पॉइंट जो था हमारा, वो सबमर्ज हो जाता है। ठीक है, अभी इसी तरह से न्यूजीलैंड का अर्थक्वेक का एग्जांपल लो, 1885। ये क्या किया, ये ना वहां के जो क्रस्ट था, उस क्रस्ट को 3 मीटर से ऊपर की तरफ ऊंचा कर दिया, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1891 का जापान अर्थक्वेक, ये क्या करता है, जापान को 6 मीटर, जापान में कुछ एरियाज को 6 मीटर तक नीचे कर देता है। 6 मीटर तक वो एरिया नीचे धस जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है जिसमें आपको बता रहा है कि अर्थक्वेक किस तरह से हमारे क्रस्ट को अपलिफ्ट भी करता है और सबमर्जेंस भी करता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, और ये क्या है, ये हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये है हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। सॉरी, यहाँ पे नोट्स में ना एक्सोजेनेटिक लिखा गया था, जिसके कारण मैंने उसे काट दिया है। तो आपको इस तरह से समझना है, ये है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्ट रिजल्ट देता है। जो भी स्ट्रेस हो रहा है अर्थ के मटेरियल पे, उसके बारे में डायरेक्ट हमें बता रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है, ड्यू टू सन्स हीट। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स है, ये जो हीट है, ये क्या है, अर्थ के इंटरनल हीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सन के हीट के बारे में बात कर रहा है। और सन का हीट क्या है, बाहर से आ रहा है, इसीलिए हम इसे एक्सोजेनिक फोर्स में लेते हैं। ठीक है, और समझो इसमें और भी चीजें। अभी देखो ये जो प्रोसेस है, अर्थ का जो यहाँ पे हम हीट देख रहे हैं, अर्थ के हीट के कारण क्या क्या चीजें हो रही है, इसको थोड़ा सा समझो। देखो ये जो प्रोसेस है, जो भी हमारा वेदरिंग का प्रोसेस है, इरोजन का प्रोसेस है, डिपोजिशन का प्रोसेस है, मास मूवमेंट का प्रोसेस है, इन सब में और कौन कौन से एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अभी इस चीज को समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल पे थोड़ा अपना दिमाग लगाना। देखो एक्सोजेनिक फोर्सेस उस तरह के फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के बाहर से काम कर रही है। ठीक है, अर्थ के अंदर से नहीं, अर्थ के बाहर से। और इस एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है, वो सोर्स कौन होता है, वो होता है सन। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम क्या होता है, लैंड को इरोड करना, रिलीफ को कम करना, मटेरियल को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करना।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम भी यही कर रहा है। और इसीलिए देखोगे जो लैंड का वियरिंग एंड टेयरिंग होता है, इस एक्सोजेनिक फोर्स को लैंड का वियरिंग फोर्स भी कहा जाता है। अर्थ की सरफेस जो आज के टाइम पे हमें अनइवन दिखती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स ऊपर उठाती है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या करती है, उसको इरोड करके वापस से बराबर कर देती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। सपोज ये देखो कि अर्थ का एंडोजेनिक फोर्स के कारण अगर अर्थ के क्रस्ट का कोई पार्ट ऊपर उठ जाए, ठीक है, आज मेरा जो नॉर्मल लैंड था, क्रस्ट था, वो ऐसा था। कल क्या होता है, किसी कारण से ये लैंड मेरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो इसको इरोड करना स्टार्ट कर देती है और इरोड करके इसको वापस से ऐसा बना देती है, उसको वापस से पहले वाले शेप में ला देती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एक दिन दो दिन में नहीं होता, इसके लिए कई मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो प्रोसेस है, ये जो वीदरिंग का प्रोसेस है, इरोजन का प्रोसेस है, डिपोजिशन का प्रोसेस है, मास मूवमेंट का प्रोसेस है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक जो एलिमेंट होते हैं, वो होता है टेम्परेचर, वो होता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है? अब ये दोनों के बारे में हम एक बार क्लियरली समझते हैं। देखो, ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे विदरिंग का काम कर रहा है, वो यहाँ पे डिपोजिशन का काम कर रहा है, वो यहाँ पे इरोजन का काम कर रहा है। ठीक है? अभी इस चीज़ को थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस को समझेंगे, उसका नाम है ग्रेडेशन, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया ये? यस, ये। अभी इसको थोड़ा-सा इरेज़ करते हैं और हम लोग कुछ प्रोसेस को पहले समझते हैं। देखो, इस नोट्स में उस तरह से पूरी सारी चीज़ें नहीं दी गई है, तो इसीलिए आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, तो प्लीज़ ये सब नोट कर लो। देखो, एक प्रोसेस होता है ग्रेडेशन, ठीक है? इस प्रोसेस को समझो। ये जो ग्रेडेशन का प्रोसेस है, ये क्या होता है? देखो, जब एक्सोजेनिक फोर्सेस जब काम करना स्टार्ट करती है, जब वो काम करती है, तो उनका ओवरऑल इफेक्ट जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडेशन। क्या हम ग्रेडेशन को क्या कर रहे हैं? ओवरऑल इफेक्ट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है? अभी देखो ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ये तो हम देख लिए कि ओवरऑल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, जो ऊँची जगह है, ठीक है? जो अपलिफ्टेड पार्ट है, इस अपलिफ्टेड पार्ट का वियर मतलब कि इरोड करना इसको, इसको इरोड करना, ठीक है? और जो हमारा सबमर्जेंट पार्ट है, सबमर्ज्ड पार्ट है, ठीक है? अभी देखो सबमर्ज्ड पार्ट मतलब क्या हुआ? मेरा जो अर्थ का क्रस्ट है वो ऐसा है, यहाँ पे ये पार्ट सबमर्ज्ड हो गया है, ठीक है? अब क्या करेगी, जो हमारे पास जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है, वो क्या करती है, यहाँ पे इरोडेड मटेरियल को धीरे-धीरे करके जमा करना स्टार्ट कर देती है और फिर इसको वापस से बराबर कर देती है। तो इसको क्या कर रही है? इसको फिल कर रही है। यहाँ पे डिपोज़िशन का काम कर रही है। ठीक है? तो ये डिपोज़िशन वाला जो पार्ट है ना, ये चीज़ है बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेडेशन का जो प्रोसेस है, उसमें ये भी आता है, उसमें ये भी आता है। ठीक है? अभी ये तो ग्रेडेशन था, अब आता है डिग्रेडेशन। अब लोगों को लगता है ना कि ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन अलग-अलग, मतलब इसमें क्या चीज़ें हैं, उल्टी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई उल्टा यहाँ पे नहीं है। अभी देखो ग्रेडेशन समझ गए, तो अब हम एक बार डिग्रेडेशन समझते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डिग्रेडेशन, ठीक है? डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जब माउंटेन और अपलैंड ये धीरे-धीरे घिस-घिस कर इरोड होते-होते जब ये लो हो जाता है, ठीक है? तो हम इसी को कहते हैं डिग्रेडेशन, ठीक है? और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये होता है एग्रेडेशन, ठीक है? अभी एग्रेडेशन मतलब क्या होता है? देखो, जब रिवर, विंड या ग्लेशियर ये क्या है? ये एक डिपोजिशनल फोर्सेस है।
ये फोर्सेस ये जब क्या करती है, मटेरियल के जो भी हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल को बेसिन और एंड डिप्रेशन, इसमें क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है और उसको फिल कर देती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। अब क्या है, आप समझो, ग्रेडेशन में ये दोनों चीजें आती है, डिग्रेडेशन भी और एग्रेडेशन भी। कभी कंफ्यूज मत होना कि ऐसा लग गया कि ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन अलग अलग है, नहीं। डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन दोनों मिलकर क्या बनाती है, ग्रेडेशन। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है उसको समझते हैं, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जियोमॉर्फिक एजेंट क्या क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। उसके बाद हम लोग वीदरिंग वाला प्रोसेस पे आएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक खाली पेज लेता हूँ। ठीक है, इस खाली पेज में बताता हूँ कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो कि आपको बता दिया गया। ठीक है, एंड एंड जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखो, ये दोनों के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि अभी जब हम देखेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, इस प्रोसेस का मतलब होता है कि एक्शन और फोर्स। जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू कोई एक्शन या कोई फोर्स रॉक पर काम करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है वीदरिंग, इसमें आ जाता है इरोजन। ठीक है, ये सारी चीजें। और जब हम जियोमॉर्फिक एजेंट के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक्शन या कोई फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो किसी किसी भी तरह का मटेरियल, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। अब आते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट पे। जियोमॉर्फिक एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट बेसिकली एक मोबाइल मीडियम होता है। ठीक है, मोबाइल मीडियम होता है जो कि मटेरियल को क्या कर रहा है, मटेरियल को रिमूव कर रहा है। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या फिर डिपॉजिट कर रहा है। क्लियर? हम क्या देख रहे हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होता है, जो एक मोबाइल मीडियम होता है जो कि मटेरियल को रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या डिपॉजिट करता है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में देखते हैं ये बेसिकली एक्शन या फिर एक फोर्स होता है जो कि विदरी या फिर इरोजन, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप देखो, ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम अगर हम इकोनॉमिक्स की तरह देखें तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली टर्शियरी एक्टिविटी कर रहा है। ये बस सर्विस दे रहा है, रिमूव करना है हम कर देंगे, ट्रांसपोर्ट करना है हम कर देंगे, डिपॉजिट करना है हम कर देंगे। तो जियोमॉर्फिक एजेंट और जियोमॉर्फिक प्रोसेस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, ये काम करता है और ये क्या करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या फिर डिपॉजिट करता है। अभी देखो एग्जाम्पल समझो कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि वेट, एग्जाम्पल, आप रिवर का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आप विंड का एग्जाम्पल ले लो, आप वेव्स का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आप यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल ले लो, आप यहाँ पे ग्लेशियर का एग्जाम्पल ले लो। ये सब क्या करते हैं, ये सब बेसिकली जियोमॉर्फिक एजेंट है जो कि रिमूव करने का, ट्रांसपोर्ट करने का और डिपॉजिट करने का काम करते हैं। ठीक है, सिंपल क्या याद रखेंगे हम लोग, प्रोसेस और काम। ठीक है, एजेंट क्या करता है, काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम होता है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस के में काम हो रहा है। तो अगर हम आपको ये बोले कि अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करो तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि जियोमॉर्फिक
प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो काम कर रहा है, एक्शन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्शन, ठीक है। और जो हमारा जियोमॉर्फिक फोर्स होता है, और सॉरी फोर्स नहीं, जियोमॉर्फिक एजेंट, ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट है ये क्या है, ये बस एक मीडियम है, ठीक है। अब इतना अगर समझ आ गया है तो अब हम इसके आगे चलेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जियोमॉर्फिक एजेंट के बाद अब हम लोग आगे क्या चलेंगे, हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट के बाद क्या होता है, ठीक है। जब हम ये समझ जाते हैं तो अब इसके बाद एक और चीज समझना है, रोल ऑफ ग्रेविटी, कि आखिर ग्रेविटी का क्या रोल होता है, ठीक है। क्योंकि देखो सब चीज, जो भी मूवमेंट हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक फोर्स होता है, ठीक है। ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक फोर्स होता है। अब कैसे समझते हैं इस बात को, क्या ग्रेविटी के बिना, विदाउट ग्रेविटी कोई भी मटेरियल एक स्लोप में नीचे जा सकता है क्या? अभी जो हमारा रनिंग वाटर है, रिवर ही है, रिवर अगर फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या रिवर फ्लो करेगी, हवा में नहीं उड़ जाएगी? क्या ग्रेविटी के बिना कोई भी इरोजन पॉसिबल है? सोच के देखो, ज्योग्राफी इज अबाउट थिंकिंग। अगर आप सोच पा रहे हो, ज्योग्राफी समझ आ रहा है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, नहीं आ रहा है। अगर इरोजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या विदाउट ग्रेविटी इरोजन पॉसिबल है? क्या विदाउट ग्रेविटी किसी भी तरह से डिपोजिशन पॉसिबल है? अगर हम ये बोलेंगे कि ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ये गड्ढा बन गया था यहाँ पे कोई भी चीज आके डिपॉजिट हो जाए, ये डिपोजिशन पॉसिबल है? इस गड्ढे में कोई भी सामान जाएगा? अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी मटेरियल यहाँ पे जाके सेडिमेंट बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। कोई भी डिपोजिशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता है अगर ग्रेविटी ना हो। तो आप रोल ऑफ ग्रेविटी देख रहे हो, हर अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, हाई लेवल से लेके लो लेवल तक का मूवमेंट, हर मूवमेंट में क्या दिखता है हमें, ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस दिखता है। चाहे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो या फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो, हर चीज में ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसीलिए क्या है कि ग्रेविटी को स्विच ऑन फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी को स्विच ऑन फोर्स बोला जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ग्रेविटी ही है जो हर एक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, इसीलिए हम इसे स्विच ऑन प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखो जब ये सब चीज हमें समझ आ गया है तो हम ना अब वापस से जो अभी पढ़ रहे थे ना, एंडोजेनिक प्रोसेस, इसको एक बार समझते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब इसमें आते हैं हम एंडोजेनिक प्रोसेस को एक बार फिर से समझते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस की एनर्जी कहां से मिलती थी, रेडियो एक्टिविटी से, प्रिमोर्डियल हीट से, रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन से। और ये एनर्जी क्या कर रही थी, ये एनर्जी लिथोस्फीयर में डाइस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म को जन्म दे रही थी, यही कर रही थी ना। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, अब आते हैं वापस से नोट्स पे, ठीक है। इस नोट्स में हमने क्या देखा था, ये डाइस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म, ठीक है। ये सबको कौन जन्म दे रहा है, ये सबको एंडोजेनिक प्रोसेस से जन्म दे रही, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने डायस्ट्रोफिज्म जो देखा था उसमें क्या देखा कि अर्थ का क्रस्ट अपलिफ्ट हो रहा है या फिर बेंड हो रहा है या फिर फोल्ड हो रहा है या फिर किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ओरोजेनिक साइकिल भी देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि माउंटेन बिल्डिंग का काम होता है, सिवियर फोल्डिंग होती है, ये जो फोल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे नैरो बेल्ट्स बनते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा माउंटेन, जिसमें हम लोगों ने हिमालयस का भी एग्जाम्पल लिया था। हमने देखा था एपिरोजेनी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, लार्ज स्केल अपलिफ्ट होना, देखो लार्ज स्केल अपलिफ्ट होना या फिर
लार्ज स्केल सब्सिस्टेंस होना। हम यहाँ पे देख रहे थे फोल्डिंग कम भी हो रहा था और साथ ही साथ क्या हो रहा था, कॉन्टिनेंट या प्लेट्यू बन रहे थे। अगर कोई भी लैंडफॉर्म अर्थ का क्रस्ट का वो ऊपर उठ जाता है, ये क्या बन गया, ये प्लेट्यू बन गया। ठीक है, जैसे हम तिब्बत प्लेट्यू को जानते हैं, तिब्बत प्लेट्यू क्या है, एक हाइट पे है और सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू वर्ल्ड पे तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि अपलिफ्ट हो गया, अर्थ का क्रस्ट वहां पे अपलिफ्ट हो जाता है। और ये अपलिफ्टमेंट का रीजन भी क्या था, सोच के देखो तो आपको पता चलेगा अपलिफ्टमेंट का रीजन क्या था। एपिरोजेनिक फोर्सेस के थ्रू जब माउंटेन्स बनते हैं, सॉरी ओरोजेनिक प्रोसेस के थ्रू जब माउंटेन बनते हैं, उसके कारण वो भी अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक में हमने देखा कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, जब अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक में हमने क्या देखा कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हुई एंड इसके कारण क्या हुआ, हमारा लोकल जो क्रस्ट था वो मूव किया। प्लेट टेक्टोनिक में भी यही होता है। ठीक है, वोल्केनिज्म में भी हमने क्या देखा कि जो मॉल्टेन मैग्मा होते हैं, वो मैग्मा क्या हो, अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं, लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, इससे क्या होता है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या, जब सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए मैग्मा, जब सरफेस के ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाए तो इससे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनते हैं। यही था हमारा एंडोजेनिक का पार्ट। और एक्सोजेनिक में हम जब पढ़ रहे थे तो एक्सोजेनिक में हम लोगों ने ग्रेडेशन का प्रोसेस देखा। अभी देखो एक्सोजेनिक प्रोसेस को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके पीछे के साइंस को देखा कि आखिर कौन कौन से एजेंट है, कौन कौन सा प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सोजेनिक प्रोसेस को समझ रहे हैं। ठीक है, देखो अब नोट्स पे आते हैं वापस से और हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है, वेदरिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है, इरोजन, डिपोजिशन एंड मास मूवमेंट। ठीक है, अब हम इसी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम वेदरिंग समझेंगे कि वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, अभी देखो वेदरिंग के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का जो भी मटेरियल है, ठीक है, सपोज हम यहाँ पे रॉक को लेते हैं, ये रॉक जब टूट जाता है, ठीक है, टूट के छोटा छोटा रॉक में कन्वर्ट होता जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, अब जो वेदरिंग का प्रोसेस है ना, ये वेदरिंग का प्रोसेस एक तरह से नहीं होता, वेदरिंग अलग अलग तरीके से भी होता है। ठीक है, देखो वेदरिंग का बेसिक मतलब क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं रॉक्स का वहीं पे टूट जाना। जैसे कि अगर यहाँ पे माउंटेन है, एक यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉक है पत्थर का। ठीक है, ये पत्थर क्या हुआ कि क्रैक हो गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन अभी भी वो वहीं पे है, अभी ये कहीं और नहीं गया, ये पत्थर टूट के दो पार्ट में बच गया। ये जो रॉक था, ये रॉक दो पार्ट में टूट गया एंड फिर फर्दर ये रॉक क्या होता है, तीन पार्ट में टूट जाता है, फर्दर ये रॉक चार पार्ट में टूट जाता है। और जैसे जैसे ये टूटता जाएगा ये छोटा होता जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है, ये वहीं का वहीं है, ये कहीं और नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखो। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का वहीं के वहीं टूट जाना और अभी भी वो वहीं पे मौजूद है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है। इसीलिए इसी रीजन से वेदरिंग के प्रोसेस को हम इन सिटू प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सिटू प्रोसेस। ठीक है, अब देखो जब हम वेदरिंग को समझ गए, वेदरिंग इन सिटू प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि रॉक ब्रेकआउट होता है, वहीं का वहीं रहता है। तो अब आते हैं इस चीज पे हम लोग कि वेदरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है, सबसे पहला टाइप है हमारा केमिकल वेदरिंग। अभी देखो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक होता है ना, रॉक का केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होना। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के थ्रू रॉक टूट जाना। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता कैसे और इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला सॉल्यूशन। ठीक है, केमिकल में, केमिकल वेदरिंग में हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो क्या होता है कि सपोज मेरा कोई एक रॉक है, ठीक है, रॉक फॉर्म ऑफ वाटर सोल्यूबल मिनरल। कोई एक रॉक है, ये रॉक बना है, इसमें इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें वाटर सोल्यूबल मिनरल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि वाटर सोल्यूबल मिनरल है, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम एक्सेट्रा। अब जब इसमें पानी पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पानी आया, पानी आने के कारण क्या हुआ, ये वाटर को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, वाटर को अपने अंदर समा लिया। अब वाटर को जब अपने अंदर ले लिया तो इसके कारण क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है। अब जो उसमें जो कंपोजिशन बना हुआ था, वो कंपोजिशन अपने आप ब्रेक हो गया और ये टूट गया। ठीक है, इस तरह के वितरण को हम कहते हैं बेसिकली सॉल्यूशन। ठीक है,
अब दूसरा तरह का देखो, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है कि देखो, अगर कोई कार्बोनिक रॉक है, सपोज लाइमस्टोन है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या होता है? एक कार्बोनिक रॉक है। अब लाइमस्टोन में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है? ये घुल जाता है, ठीक है। और ये जब घुल जाता है तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और वो फिर लूज हो जाते हैं। उनमें जो पकड़ होती है वो पकड़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। और उस पकड़ को छोड़ने के बाद ये इतना बड़ा रॉक था, इसमें पानी गया, ये छोटे छोटे रॉक में चेंज हो गया। इसके बीच में जो बेसिकली कनेक्शन था, ये कनेक्शन लूज हो गया, ठीक है। और ये कब होता है? ये बेसिकली कार्बोनेशन के प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड क्या हुआ? रिएक्ट कर गया। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है। हम उस चीज को भी पढ़ेंगे। पहले अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्या है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, मैंगनीज, सल्फर, इस तरह से बना हुआ एक रॉक है, ठीक है। अब इस रॉक में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये रॉक आया। अभी क्या हुआ? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि रस्टिंग पड़ना स्टार्ट हो गया। आयरन जो था जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो हम लोग साइंस में पढ़े थे ना, क्लास 6 में, सेम वही वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इसका आयरन था, ये आयरन रस्ट होने लगा और इसका जो पकड़ था ये धीरे धीरे करके लूज होने लगा। ये जो कॉम्पैक्ट कॉम्प्रेशन था, ये कॉम्प्रेशन धीरे धीरे करके लूज हो गया, और जिसके कारण हम देखें ऑक्सीडेशन के कारण ये वाला रॉक भी ब्रेकआउट हो गया छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। ये रॉक भी वीक हो गया। अब इसके बाद देखो एक और प्रोसेस है, रिडक्शन। ये कब होता है? occurs when oxidized mineral are placed in oxygen absent environment। जो ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स होते हैं ना, इसे हम रख देते हैं कहाँ पे? जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, वैसे एनवायरनमेंट में रख देते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। अभी देखो क्या होगा, जो अपना रेड आयरन था, ठीक है, ये ऑक्साइड होके क्या होता है? ग्रीनिश बन जाता है या फिर ब्लूइश ग्रे में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। आपको पता है जब आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये रेडिस हो जाता है, इसमें रस्टिंग लग जाता है। और जब हम इसको ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो ये रस्ट खत्म होकर ये ग्रीनिश बन जाता है या फिर ब्लूइश ग्रे में चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है? ये रिडक्शन का प्रोसेस है। और फिर आते हैं हम एक और प्रोसेस में, और ये भी केमिकल विदरिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि देखो, क्या होता है कि कोई भी रॉक है, इसमें जब हम क्या करते हैं? वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक्सपेंड हो जाता है। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई एक रॉक है। अब इस रॉक में पानी गया, ठीक है। इस पानी जाने के कारण क्या हुआ? ये रॉक थोड़ा सा जब वाटर को अपने में कंज्यूम करता है तो ये क्या होता है? मॉइस्चर गेन कर लेता है। मॉइस्चर गेन करने के कारण ये क्या होता है? ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और वापस से फिर क्या होता है कि सनलाइट पड़ता है और ये यहाँ से वाटर फिर से इवोपरेट हो जाता है। एंड फिर से क्या होता है? यहाँ पे कहीं से पानी पड़ा और ये फिर से इसमें क्या हुआ कि एक्सपेंशन हुआ। लगातार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये रिपीटेड जब होता है तो इसके कारण क्या होता है? जो अपर लेयर होता है ना, ये अपर लेयर धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। और ये भी किस में आता है? ये भी आता है केमिकल वेदरिंग में। इतना सिंपल है बस। अब आपको पूरा साइंस यहाँ पे नहीं समझना है, आपको बस जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे लिखे गए हैं, इन प्रोसेस को अच्छे से समझना है। और उसके बाद आप देखोगे इस पार्ट से आने वाला कोई भी क्वेश्चन है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहा है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये तो था मेरा सिर्फ केमिकल वेदरिंग। अब आता है मेरा फिजिकल वेदरिंग, कि फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है। देखो, फिजिकल वेदरिंग होती है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू मॉइस्चर चेंज, ड्यू टू एजेंट ऑफ इरोजन, ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे करना है, आखिर इसमें क्या होता है? तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेसेस देखे केमिकल वेदरिंग में, अब उसी तरह से फिजिकल वेदरिंग में भी हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोसेस देखेंगे, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या होता है?
अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन प्रोसेस में होता क्या है, इस चीज को समझो। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेट कॉज एक्सपेंशन एंड ब्रेकिंग। अभी देखो क्या है कि जैसे हमारा ये एक बेसिकली एग्जांपल लो, यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है, इसके ऊपर एक और बड़ा रॉक, ठीक है, इसके ऊपर एक और बड़ा रॉक है, इसके ऊपर एक और बड़ा रॉक है। जैसे जैसे हम इस रॉक को हटाएंगे तो अभी क्या है, इतना वेट है इस रॉक के ऊपर, क्या है, इन तीनों का प्रेशर इस रॉक के ऊपर पड़ रहा होगा, ठीक है। जब हम इस रॉक को हटाएंगे तो प्रेशर कुछ कम होगा ना, जब प्रेशर कम होगा तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अब ये प्रेशर, ये वाला रॉक भी हट जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है, फिर से वेट कम होगा जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर फिर से कम होगा, ये और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जब ये वाला रॉक भी कभी किसी टाइम में हट गया, ये रॉक भी यहाँ से हट जाता है, वापस से प्रेशर कम होता है, ये और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। और ये जब लगातार होता रहेगा, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, नीचे वाला रॉक एक्सपेंड होते 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 वीक हो जाएगा, एंड वीक होने के बाद एक टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल एग्जांपल के थ्रू हमने देखा अनलोडिंग के कारण क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एंड उस एक्सपेंशन के कारण ये रॉक ब्रेक हो जा रहा है, क्लियर है। और यही है हमारा अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन का प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं हम एक और पे, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, और ये क्या है, ये है मेरा ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। अब ये कहाँ पे होता है, ये ज्यादातर ना सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक में होता है। सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक पता है ना, कि ये खाली जगह था, यहाँ पे सेडिमेंट जमते गए जमते गए जमते गए, और ये यहाँ पे पूरा का एक दिन सेडिमेंट भर गया, और ये धीरे धीरे करके कॉम्पैक्ट बनता गया, कॉम्पैक्ट बनता गया, और एक टाइम के बाद प्रेशर में आके ये क्या हो गया, एक रॉक फॉर्म कर दिया, ठीक है, और ये कॉम्प्रेस हो गया, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है मेरा, ये रॉक में धीरे धीरे करके एक एक करके, ठीक है, अब क्या है, इसको अगर आप देखोगे जो सेडिमेंट वाले रॉक होते हैं, उस रॉक में धीरे धीरे करके टूटता है। पहला लेयर, एक एक बार पहला लेयर खत्म होगा, फिर दूसरा लेयर खत्म होगा, फिर तीसरा लेयर खत्म होगा, फिर चौथा लेयर खत्म होगा, इस तरह कर करके वो रॉक टूटता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्रेन बाय ग्रेन ब्रेकिंग होता है, धीरे धीरे करके एक एक ग्रेन धीरे धीरे करके टूटेगा। अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे, ओ सॉरी, जैसे यही वाला रॉक था, ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले लेयर पहले खत्म होगा, फिर उसके अंदर का लेयर खत्म होगा, क्योंकि सेडिमेंट जब जमते हैं तो लेयरिंग बाय लेयरिंग जमते हैं। पहले ये लेयर जमा, फिर इसमें आते रहे सेडिमेंट, और फिर एक और लेयर बन गया, फिर सेडिमेंट आते रहे, फिर एक लेयर बन गया, फिर सेडिमेंट आते गए, फिर एक लेयर बन गया। तो जब इसमें ब्रेकिंग होता है तो एक एक करके एक एक लेयर जाता है, ग्रेन बाय ग्रेन ब्रेकिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये मेरा फॉर्मर सरफेस था, ठीक है। अब ये सरफेस धीरे धीरे करके इतना सा बचा हुआ है, और ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो ये जो ग्रेन्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सारे ग्रेन्स है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट एंड ग्रेन्स है। ये ग्रेन्स यहाँ से टूटते गए और यहाँ पे एक्यूमुलेट होते गए नीचे, ठीक है। पहले ये इतना बड़ा था, यहाँ से जो ग्रेन्स टूटे, ये सारे ग्रेन्स नीचे करके के जमा होते गए, और आज जो मेरा प्रेजेंट सरफेस है रॉक का, वो ये है। क्यों, क्योंकि ग्रेन्युलर इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, एक एक करके यहाँ से रॉक टूटते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सपोलिएशन में, ठीक है। एक्सपोलिएशन क्या होता है, अब इसको समझो, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, उसी को समझो। ये हमारा रॉक है, ठीक है। ये रॉक का सरफेस क्या होता है, जब सनलाइट पड़ता है तो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब गर्म होने के कारण क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है, ठीक है। अभी देखो जब रात होता है तो यही रॉक वापस से ठंडा हो जाता है, तो इसका जो सरफेस था जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है और डायरेक्ट कोल्ड का भी असर पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, पहले एक्सपेंड कर रहा है, फिर ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या हुआ, इसी यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और लगातार चलने के कारण क्या होगा, इसके अपर लेयर में जो हमारा जॉइंट था, ये जॉइंट क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से ये कॉम्प्रेस था, ये कॉम्प्रेशन धीरे धीरे करके ब्रेक होता जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये रॉक का लेयर बाय लेयर करके खत्म होता जाएगा, और फिर लास्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रेन्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रोकन रॉक दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रॉक टूटता गया, और आज के टाइम पे ये रॉक इतना सही बचा है, इसका ऊपर वाला लेयर खत्म हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ सनलाइट का बार बार सनलाइट के कारण बार बार एक्सपेंशन और बार बार कॉन्ट्रेक्शन के कारण अपर लेयर वीक होता गया, और एक टाइम के बाद ये टूट गया।
इसी को कहते हैं हम लोग एक्सफोलिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनियन पीलिंग ड्यू टू डायनोनल टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, सुबह शाम जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, इसका अपर लेयर जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। और ये इस तरह का जो आपको प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको ज्यादातर कहाँ पे देखने मिलेगा, ये आपको कॉमनली दिखेगा ड्राई क्लाइमेट और हाई एलिवेशन पे, जो ज्यादा ऊंची जगह पे होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है वो भी डायरेक्ट पड़ती है और ज्यादा पड़ती है, और जब रात का टाइम होता है तो ठंड भी सबसे ज्यादा पड़ता है। तो एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड के कारण ये वाली चीजें होती है। कभी पहाड़ों पे गए हो तो आपने देखा होगा एक्सफोलिएशन होते हुए, आपको वहां पे दिख जाएगा ये प्रोसेस इजीली। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक सेपरेशन पे। ये जो ब्लॉक सेपरेशन है ये क्या होता है, देखो जो जॉइंटेड रॉक होते हैं ना, सपोज ये मेरा एक रॉक है, ठीक है, फिर इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, अभी समझो, ये सपोज मेरा एक रॉक है, ठीक है। अब इस रॉक में क्या होता है, एक जॉइंट बना हुआ है, ठीक है, पे कहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है क्या, ब्लॉक सेपरेशन, ये रहा ब्लॉक सेपरेशन। क्या है, ये मेरा एक पूरा का पूरा रॉक सिस्टम है, ठीक है। ये रॉक सिस्टम में क्या दिख रहा है कि इस तरह से रॉक्स, जॉइंटेड रॉक्स हैं, धीरे धीरे करके एक एक जॉइंट खत्म होता जा रहा है। और देखो ये पूरा एक था, और ये आज टूटते टूटते आज ये सिर्फ इतना सा बचा हुआ है। क्या हो रहा है, इससे एक एक करके ब्लॉक अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ब्लॉक सेपरेशन। ठीक है, और ये ज्यादातर किस तरह के रॉक में होता है, तो जॉइंटेड रॉक्स में। फिर आता है सेटरिंग। ठीक है, ये जो सेटरिंग एक प्रोसेस है, ये कहाँ होता है, देखो सेटरिंग कहाँ पे होता है, आपको ज्यादातर ये दिखेगा अलोंग वीक जोन। इस तरह का जो डिसइंटीग्रेशन होता है ये वीक जोन में होता है। जैसे कि एक ये सपोज एक रॉक ले लो, एक ये रॉक है, ठीक है, और ये रॉक का इस तरह से फॉर्मेशन है, ये हमारा क्या है, फॉल्ट जोन है, ये क्या है, वीक जोन है। जब ये रॉक क्या होगा ना, कि एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि ये रॉक इस तरह से टूट जाएगा, और एक रॉक ऐसा मिलेगा और एक रॉक आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये अलग हो गया एक दूसरे से। ठीक है, और एक एंगुलर फ्रेगमेंट बना रहे हैं, इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इस तरह से दिखेंगे, एंगुलर, देख रहे हो कैसे इसमें एंगल दिख रहा है, इस तरह के सेटरिंग दिखेगी। कहाँ, किस तरह के रॉक्स में, जहां पे वीक जोन होंगे वहां से टूटेगा। जैसे इसमें वीक जोन कहाँ पे था, इसमें वीक जोन था यहाँ पे बीच में, ये यहाँ से टूट गया। ठीक है, और फिर एक आपको दिखेगा यहाँ पे एक प्रोसेस, फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग क्या है, देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक रॉक है, ठीक है, इस रॉक में क्या देख रहे हो आप, एक फॉल्ट है। इस फॉल्ट में क्या होता है, वाटर जाता है, ठीक है, वाटर seeps into cracks and fracture the rock। अभी देखो ये वाटर गया, ठीक है, ये वाटर गया था लिक्विड फॉर्म में, लेकिन क्या हुआ कि जब ये वाटर फ्रीज हो जाता है, जब ठंड पड़ी बहुत ज्यादा, तो ये वाटर क्या हुआ, फ्रीज हो गया। और जब जैसे ये फ्रीज हुआ तो क्या हुआ कि ये फ्रीज होने के बाद एक्सपेंड हो गया। तो इसके बीच में ये जो दोनों रॉक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाता जाएगा, इस जोन को और ज्यादा वीक बनाता जाएगा और तोड़ता जाएगा। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अभी देखो इसके कारण क्या हुआ, ये एक्सपेंड किया, एंड एक्सपेंड करने के कारण यहाँ पे जो दरार थी, ये दरार और ज्यादा बढ़ती गई, और ये चीज रिपीटेडली होता रहा तो क्या दिखेगा आपको, ये रॉक दो पार्ट में डिवाइड हो गया। रिपीटेड फ्रीज और थॉ के साइकिल के कारण क्या हुआ, ये रॉक ब्रेक हो जाता है इनटू टू पीसेस। और ये ज्यादातर आपको किस तरह के एरियाज में दिखेगा, जहां पे टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट में होता हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रोथ ऑफ आइस इन पोर्स एंड क्रैक्स ड्यू टू रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ठीक है, और ये अब जब हाई एल्टीट्यूड पे जाओ तो वहां पे भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, जब धूप पड़ी तो क्या हुआ कि सुबह सुबह देखते हो कि रॉक में पानी चले जाता है, धूप पड़ी तो क्या हुआ कि ये जो आइस है, ये आइस मेल्ट हो गया। लेकिन रात हुआ, फिर से ये आइस क्या हुआ, जम गया। फिर सुबह हुई, फिर ये आइस मेल्ट हो गया। ठीक है, फिर रात हुई, फिर टेम्परेचर कम हुआ और ये फिर से आइस बन गया, जिसके कारण क्या है, रिपीटेड
यहाँ पे ये प्रोसेस होता जा रहा है और इसी कारण से ये ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, फिर आता है एक सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट वेदरिंग क्या है? इसको क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। देखो क्या होता है कि सॉल्ट क्रिस्टल जो होते हैं ना, जो सरफेस पे सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पोर्स में जाते हैं। ठीक है, और जब वो पोर्स में जाते जाते हैं तो क्या होता है कि ये आपको दिखेगा कि ये जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, ये क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक करते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो ना फ्रॉस्ट वेजिंग में, उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। और ये क्या करता है, कॉमनली आपको हॉट डेजर्ट में देखने को मिलता है। ये क्या था, ये मेरा क्या प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था ये था फिजिकल वेदरिंग का, कि किस तरह से फिजिकली रॉक्स मेरा ब्रेक हो रहा है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर के वेदरिंग पे, और ये क्या है, ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग। देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, पहले ये समझो। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना या फिर रॉक का डिसइंटीग्रेट होना। लेकिन इसमें क्या है, फैक्टर कौन होंगे, फैक्टर होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, ये होगा फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन, ये सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रॉक को वीक कर देते हैं। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे वेदरिंग हो रही है। अभी देखो ये जो वेदरिंग है ना, ये मैकेनिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। इसीलिए हम जब इसको देखेंगे तो उस तरह से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो कि ना, यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग में पहला आपको दिया हुआ है बोरिंग एंड वेजिंग का। ये क्या है, देखो बरिंग जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, एंड वेजिंग जो होता है इसका मतलब क्या होता है, हम इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम देख रहे हैं बोरिंग। बोरिंग क्या होता है कि जैसे अर्थवर्म होते हैं, रैट्स होते हैं, रैबिट होते हैं, इस तरह के एनिमल्स क्या होते हैं, सॉइल को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन, रैट, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो रैबिट, अर्थवर्म, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये रॉक सॉइल को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसके नीचे जो रॉक्स होते हैं ना, ये रॉक्स एक्सपोज हो जाते हैं। और जब ये रॉक एक्सपोज हो जाते हैं, फिर ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, और इसके कारण क्या होता है, इन रॉक्स का वेदरिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये एक सॉइल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है। ठीक है, अब ये देखो वेजिंग, वेजिंग में क्या होता है, देखो वेजिंग का प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, इस प्लांट के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, ये रूट्स छोटे छोटे क्रैक्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे क्रैक्स में ये डेवलप हो गए, ये ग्रो कर दिए, लेकिन जैसे जैसे ये रूट बड़ा होता जाता है, ठीक है, ये ग्रो करता जाता है, तो जैसे जैसे ये ग्रो होता है, रूट मोटी होती जाती है, और क्रैक्स जो है ना, ये क्रैक्स को और ज्यादा बड़ा बनाता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो रॉक है, ये रॉक वीक होता जाता है, और ज्यादा क्रैक बड़ा होने के कारण प्रेशर की वजह से ये रॉक ब्रेक हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं रूट वेजिंग। ठीक है, अभी ये सारा कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको माउंटेन रीजन में, फॉरेस्ट एरियाज में, या फिर कोई ओल्ड बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट। आप देखोगे कोई कोई पुरानी बिल्डिंग में आप देखोगे कि पीपल का पेड़ उग जाता है। ठीक है, वो पेड़ क्या करता है, दीवार को धीरे धीरे करके तोड़ देता है। ये कैसे करता है, तो उसमें जो एग्जाम्पल है, ये रॉक वेजिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो कि क्या है कि, एक मिनट, इसको क्लियर करें यहाँ से। अभी देखो हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग में बोरिंग और वेजिंग, ये दोनों देख लिए। अब क्या है, यहाँ पे भी देखो प्लांट रूट लिखा हुआ है, सेम यहीं पे एग्जाम्पल, वेजिंग का एग्जाम्पल। और फिर ह्यूमन एक्शन के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन एक्शन क्या होता है, ह्यूमन एक्शन क्या होता है, जैसे कि देखो माइनिंग एक्टिविटी, क्वेरिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है, रोड कटिंग का काम, एग्रीकल्चर, ये क्या करते हैं, जब एग्रीकल्चर होता है तो ह्यूमन सॉइल को थोड़ा सा खोदते हैं। ठीक है, उस पे हल चलाते हैं, और उस सॉइल को थोड़ा लूज बनाते हैं, और फिर वहां पे वो कल्टीवेशन करते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो नीचे के सॉइल को भी एक्सपोज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका वेदरिंग एक्सेलरेट हो जाता है। और इसीलिए हम यहाँ पे ह्यूमन एक्शन को भी एक बड़ा फैक्टर मान के चलते हैं। फिर आता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अभी देखो जो प्लांट्स, जो एनिमल जो कि सड़ गए, जो प्लांट डेड प्लांट है, वो क्या है, उसी जगह पे गिरा और वहीं पे वो डिकम्पोज हो गया। जो एनिमल है, अगर आप जब एनिमल की डेथ होती है, वो जमीन पे पड़ा पड़ा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज होने के कारण क्या होता है, ये ह्यूमिक एंड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये एसिड क्या करता है, ये एसिड
बेसिकली जो रॉक्स हैं इस रॉक्स के ऊपर जाते हैं, और जब ये सारे रॉक्स के ऊपर जाते हैं, इसके कारण क्या होने लगता है, इसके कारण रॉक वीक हो जाता है। ठीक है, और रॉक के वीक होने के बाद रॉक ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटीज किसमें आती हैं, ये सारे आती हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखो, जब हम बायोलॉजिकल वेदरिंग को भी समझ गए, ठीक है, हम यहाँ पे देख लिए कि एनिमल्स कैसे काम करते हैं। अभी इसी में देखो, यहाँ पे जो एल्गी और प्लांट्स के बारे में दिख रहा है ना, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो लिचेंस होते हैं, ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखो, लिचेन क्या होती है, रॉक पे ग्रो करते हैं और फिर ये भी ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, और एसिड क्या होता है, मिनरल को डिसॉल्व कर देता है। रॉक्स में, रॉक्स क्या है, मिनरल से बना हुआ है, और एसिड के कारण वो मिनरल्स डिसॉल्व होने लगते हैं, और जब वो डिसॉल्व होते हैं तो फिर वो ब्रेक हो जाते हैं, एंड इसीलिए हम इसको केमिकल वेदरिंग में डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग भी हो सकता है एंड मैकेनिकल वेदरिंग भी हो सकता है। क्लियर है? अगर आप ये समझ चुके हो, तो अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे आते हैं और समझते हैं कि मास मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, और हाँ, मास मूवमेंट से पहले एक मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा कि जो वेदरिंग है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वेदरिंग के कारण क्या हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन का बेस बन रहा है। वेदरिंग के कारण क्या हो रहा है, इरोजन और मास मूवमेंट जैसे एक्टिविटीज पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, वेदरिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो ओर का एनरिचमेंट है उसमें हेल्प मिलता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली सिग्निफिकेंस है। किसका सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस है वेदरिंग का। ठीक है, अब हम करते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या है, देखो, ये यहाँ पे ना जो मटेरियल है उसका मूवमेंट तो होता है, लेकिन ये किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इम्पैक्ट के कारण मास मूवमेंट हो रहा है। अभी देखो, यहाँ पे क्या अदर कोई भी फैक्टर काम कर रहा है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है, यहाँ पे अदर कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो, मास मूवमेंट का मतलब होता है कि जो रॉक है, ये रॉक यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इसका सोल रीजन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट नहीं है, जैसे कि रिवर, विंड, ग्लेशियर, इन सब का रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूवमेंट एक साथ मास फॉर्म में हो रहा है, बड़े अमाउंट में यहाँ पे हम देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लेना चाहो तो रॉक फॉल। ठीक है, यहाँ पे रॉक स्लाइड, जिसको हम लैंड स्लाइड भी कह सकते हैं, लैंड स्लाइड भी बड़े अमाउंट में होता है। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मास मूवमेंट के टाइप के बारे में बताता है। लेकिन उस चीज को समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मास मूवमेंट में रोल क्या क्या चीजों का होता है, कि मास मूवमेंट क्यों होता है। एक तो ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, दूसरा क्या होता है, स्लोप। ठीक है, स्लोप का जो एंगल होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, एंगल ऑफ स्लोप। अभी देखो कैसे, स्लोप जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ज्यादा मास मूवमेंट का रिस्क है। माउंटेन्स एरियाज में जब जाते हो तो लैंडस्लाइड इतना ज्यादा क्यों होता है, क्या रीजन है उसका, स्टीप के कारण। ये जो स्लोप है, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है मास मूवमेंट का। ठीक है, अभी देखो, जैसे हमने बताया था कि इसमें वाटर का या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या करता है, ट्रिगर कर देता है किस चीज को, मास मूवमेंट को। अब कैसे समझो, देखो, अगर कोई सॉइल है, हम माउंटेन रीजन में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, एंड बारिश होने के कारण क्या होता है, वहां के सॉइल में वाटर चले जाता है, और वाटर के कारण क्या होता है, इसका वेट बढ़ जाता है, एंड वेट बढ़ने के कारण क्या होता है कि आप देखोगे, जब बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम कर लेता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होने लगता है, एंड फ्रिक्शन कम होने के कारण क्या होता है कि सॉइल हमारा स्लिपरी बन जाता है, और इसीलिए हैवी रेनफॉल के बाद लैंडस्लाइड पहाड़ी एरियाज में, माउंटेनियस रीजन में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली हम देख रहे हैं मास मूवमेंट में हेल्प करता है। अब आता है कि मास मूवमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ पे जितने भी टाइप लिखे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मैंने लगभग लगभग 6 टाइप यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आप पहले इसको एक एक करके समझना, रुक जाओ, हम लोग यहाँ पे मास मूवमेंट के बारे में समझ रहे हैं। मास मूवमेंट, ठीक है, हम जब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखो, एक होता है
स्लो मास मूवमेंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। अब इसी में आता है सॉइल क्रीप। ठीक है, ये क्या है, ये ना सबसे ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पे सॉइल बहुत धीरे धीरे मूव करती है, मतलब आप कह लो कि मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, ये मिलीमीटर पर ईयर मूव कर रही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सॉइल जब मूव करती है तो इसका साइन क्या होता है। यहाँ पे देखोगे इस सॉइल पे जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो ट्रीज होंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब टेढ़े हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोल लगा होगा, ये इलेक्ट्रिक पोल क्या होगा, ये भी बेंड हो जाएगा, ये भी झुक जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स होगी तो इन बिल्डिंग्स में क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमिड कंडीशन में। ये कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमिड कंडीशन में। ये क्या है, ये स्लो मास मूवमेंट है। लेकिन इसी के बाद हम दूसरा देखेंगे, वो क्या होता है, ये होता है रैपिड मास मूवमेंट। ये जो रैपिड मास मूवमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो लैंडस्लाइड का। ठीक है, लैंडस्लाइड में क्या होता है, सडन हो रहा है। ठीक है, ये जो लैंडस्लाइड होता है ये किसी को पता नहीं चलता है, ये अचानक से हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल होते हैं प्लस जो रॉक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्लोप के नीचे स्लाइड कर जाते हैं। जैसे कि देखो, ये मेरा माउंटेन रीजन है, ये स्लोप है, यहाँ पर का जो आपका लैंड है, यहाँ पर का जो रॉक है या सॉइल है, ये अचानक से मूव करके नीचे आने लगता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है हैवी रेनफॉल, इसका रीजन हो सकता है अर्थक्वेक, इसका रीजन हो सकता है स्लोप कटिंग। अगर हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई घर बना रहा है, तो हो सकता है कि ऊपर का मटेरियल नीचे गिर जाए। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ पे ज्यादातर कॉमन है, जहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप हो। ठीक है, ये ज्यादातर हिमालयस और या फिर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडिया में बता रहा हूं मैं, इस तरह के रीजन में आपको देखने मिलता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो रॉक फॉल का। ठीक है, रॉक फॉल क्या होता है कि आप जब माउंटेन रीजन में जाते हो तो आप क्या देखते हो कि अचानक से ही रोड पे बस चल रही है और पत्थर गिर जाता है। रील्स में बहुत देखा होगा आज के टाइम पे, अचानक जो पत्थर गिरता है वो क्या होता है, वो जो फ्री रॉक होते हैं ना, ये अचानक से गिर जाते हैं। और ये कहाँ होता है, ये ज्यादातर बेसिकली जो स्टीप स्लोप होता है वहां पर होता है। ठीक है, और ये भी बहुत कॉमनली आपको माउंटेनियस रीजन में दिखता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो डेब्रिस फ्लो का। ठीक है, डेब्रिस फ्लो और यू कैन से मड फ्लो। अभी ये जो फ्लोज है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे जो सॉइल होते हैं, ठीक है, इसके साथ जो वाटर होते हैं, इन सब का जो मिक्स होता है ना, प्लस रॉक्स, इन सब का मिक्सचर क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जब अचानक से, याद होगा उत्तराखंड में एक बार आया था, बादल फट गया था उत्तराखंड में, ठीक है, क्लाउड बस्ट हुआ था, जिसके कारण क्या होता, अचानक से पानी गिरा और पहले मड आया एक बार में। और वो मड क्या था, सॉइल, वाटर और रॉक का मिक्सचर था। ठीक है, और ये जब एक साथ आया तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और तबाही मचाता गया। ये इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ये ज्यादातर हाई रेनफॉल एरियाज एंड आपको वॉल्केनिक रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो था हमारा मास मूवमेंट। ठीक है, अब मास मूवमेंट कर लिया हम लोगों ने, अब हमें कुछ कुछ चीजें और करनी है, और वो क्या है, वो है इरोजन एंड डिपोजिशन। हम यहाँ पे इरोजन एंड डिपोजिशन को भी समझते हैं। देखो, इरोजन और डिपोजिशन ये है क्या। इरोजन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे रिमूवल प्लस ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे मटेरियल्स रिमूव होते हैं। देखो, वेदरिंग के थ्रू क्या होता है कि वहीं पे रॉक्स ब्रेक होके एक जगह पे पड़े होते हैं, लेकिन इरोजन क्या करता है, उसको वहां से हटा के ट्रांसपोर्ट कर देता है। और इसके जो एजेंट होते हैं ना, जो हमने एजेंट है, इसमें एजेंट क्या क्या हो सकता है, इसमें एजेंट में आप लिख सकते हो रिवर, वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव, इसको ग्राउंड वाटर कर दो। ठीक है, ये सारे एजेंट होते हैं किसके,
इरोजनल एक्टिविटीज के। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं डिपोजिशन के, डिपोजिशन क्या होता है? जब एजेंट की एनर्जी कम हो जाती है। ये जो एजेंट है, ये एजेंट की जब एनर्जी कम हो जाती है तो ये अपने साथ जो चीजें लेके चल रही होती है, अपने साथ जो चीजें ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, वो वहीं पे छोड़ देती है। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, जब एजेंट की एनर्जी कम हो जाती है तो वो क्या करती है? मटेरियल को एक जगह पे सेटल कर देती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डिपोजिशन। क्लियर? बस यही इतना ही जानना है। इतना से आप एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स के बेसिकली। अब आते हैं हम लोग इसके एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? वो है सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आप ना एक बार ये टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट एक बार खुद से देखना। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। लेक्चर को पॉज करो, इसको अच्छे से पढ़ो, ताकि यहाँ से कुछ भी चीजें आपसे छूटे ना। क्लियर? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं कि आखिर सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के पीछे का रीजन क्या क्या है। सबसे पहले समझो सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। सॉइल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो विदर्ड रॉक है, ठीक है, इस रॉक का मटेरियल को धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट करना, इस मटेरियल को सॉइल में कन्वर्ट करना, जिसमें क्या होता है ना कि क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टाइम, इन सब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉइल कैसे बन रहा है? अगर हम बोले तो सॉइल कैसे बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पे विदर्ड रॉक प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस वाटर प्लस एयर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इन सबको लिख पा रहे हैं, तभी तो सॉइल बनेगा ना। अब समझो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम सॉइल के बारे में ये समझते हैं, तो अब ना सॉइल के कंपोजिशन को भी देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करने दो। ठीक है, अभी इस पिक्चर को देखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये सॉइल फॉर्मेशन का लेयर। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम होरिजन देख रहे हैं। क्या है? ओ होरिजन, जहाँ पे ऑर्गेनिक सरफेस का लेयर होता है। फिर हम ए होरिजन देख रहे हैं, जहाँ पे क्या होता है? ये टॉप सॉइल के बारे में बताता है, जहाँ पे ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, ये इस बारे में बता रहा है। पहला लेयर इस बारे में बता रहा था। ठीक है, फिर है ई होरिजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम क्ले देखते हैं, यहाँ पे हम मिनरल देखते हैं, आयरन देखते हैं, एल्युमिनियम देखते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो इतना नीचे तक आ गया वो देखते हैं, वो इस लेयर में। अभी हम नाम यहाँ पे लिखते जाते हैं। ये हमारा क्या था? ओ ओरिजिन। ये हमारा ए, ये हमारा ई। फिर आता है बी ओरिजिन। ये क्या है? ये सब सॉइल है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, मिनरल, आयरन, एल्युमिनियम, ह्यूमस, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा बी ओरिजिन। फिर हमारा सी ओरिजिन। यहाँ पे क्या, एक एक करके हम देखते हैं। सबट्रेटम अनकंसोलिडेटेड सॉफ्ट बेडरॉक। ठीक है, ये हमारा सी ओरिजिन। फिर आता है हमारा आर ओरिजिन, जहाँ पे हार्ड बेडरॉक दिखता है, पूरी तरह से कंसोलिडेटेड। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। देखो जो भी सॉइल बनता है ना, उसमें जरूरी क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला जो जरूरी होता है वो होता है पेरेंट मटेरियल। ठीक है, अभी ये जो पेरेंट मटेरियल होता है, ये बेसिकली बेस होता है। ठीक है, ये सॉइल का बेस होता है। यहाँ पे क्या है कि पेरेंट रॉक ये डिसाइड करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, सॉइल का टेक्सचर क्या होगा। क्या चीज? फर्टिलिटी, सॉइल का टेक्सचर और सॉइल का कलर। ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है पेरेंट रॉक। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, अगर बसाल्ट पेरेंट रॉक है, ठीक है, या फिर ग्रेनाइट पेरेंट रॉक है, तो हम इसके फीचर पे जाते हैं। बसाल्ट अगर पेरेंट रॉक होगा तो ये सॉइल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होगा। ठीक है, और अगर ग्रेनाइट इसका पेरेंट रॉक है तो ये क्या होगा? बहुत ही ज्यादा सैंडी एंड लेस फर्टाइल होगा। ठीक है, अभी क्यों? बसाल्ट का कंपोजिशन हम लोग पिछले बहुत सारे लेक्चर में बहुत डिटेल में देखे हैं। ग्रेनाइट का कंपोजिशन हम लोग बहुत सारे लेक्चर में डिटेल में देखे हैं।
हमें पता है कहाँ पे सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है एंड इसके साथ अदर जो मिनरल्स होते हैं उसका कंटेंट क्या होता है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे समझ सकते हो ये फर्टाइल क्यों है और ये बहुत ज्यादा सैंडी या लेस फर्टाइल क्यों। अभी देखो क्या है ना, ये तो पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आती है एक और चीज, फैक्टर्स। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग देखते हैं क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एंड टाइम। हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, क्लाइमेट। एक मिनट, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है क्लाइमेट, जिसको हम सी से डोनेट डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है टेम्परेचर की। ठीक है, और टेम्परेचर क्या चीज में इंपैक्ट डालता है, टेम्परेचर बेसिकली केमिकल रिएक्शन, इस चीज में इंपैक्ट डालता है, इस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पे रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल क्या करता है, रेनफॉल लीचिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसीलिए क्लाइमेट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सोचो कि बहुत ज्यादा वार्म क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, वार्म क्लाइमेट प्लस वेट क्लाइमेट, मतलब बारिश भी बहुत हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल होंगे वो बहुत ज्यादा डीप सॉइल बनेगा। ठीक है, लेकिन आप सोचो कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे कोल्ड है, टेम्परेचर कम है एंड साथ ही साथ जो बारिश है वो भी बहुत कम हो रहा है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ड्राई क्लाइमेट है। तो इस रीजन में आप देखोगे सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा थिन सॉइल बनेगा। ठीक है, अब ये देखो कैसे टेम्परेचर और रेनफॉल इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है किस चीज के ऊपर, सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, एक तो पहला क्लाइमेट था एंड दूसरा आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अभी देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, ये बेसिकली प्लांट का जो ह्यूमस होता है इसको ऐड करता है सॉइल में। ठीक है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई करता है किसको, सॉइल को। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते जाता है। ठीक है, अभी देखो प्लांट अगर डेड हो जाएगा, ठीक है, प्लांट डेड होने के बाद ह्यूमस बनेगा। ठीक है, अगर कोई एनिमल डेड हो जाता है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिलता है तो क्या होता है, सॉइल और ज्यादा फर्टाइल होता है। अभी इसी में हम एग्जांपल लेते हैं अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म सॉइल को मिक्स करता है। ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और सॉइल, इन सब चीजों को मिक्स करेगा एंड सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आता है रिलीफ। ठीक है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये टोपोग्राफी के बारे में बताता है। अब देखो अगर कहीं पे स्टीप स्लोप होगा, ठीक है, जब स्टीप स्लोप होगा तो यहाँ का सॉइल क्या होगा, बहुत ज्यादा थिन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरोजन ज्यादा होगा। और जैसे ये है, ठीक है, यहाँ के जो सॉइल होंगे वो बहुत थिन होंगे। क्यों? इरोड होके नीचे आ जाते होंगे बार बार। आप माउंटेन रीजन में जाओ, वहां के सॉइल बहुत ज्यादा थिन होते हैं। लेकिन जहाँ पे जेंटल स्लॉप होगा, ठीक है, जहाँ पे जेंटल स्लोप होगा वहां पे आप क्या देखोगे, सॉइल बहुत ज्यादा थिक मिलेंगे। तो रिलीफ भी एक बहुत बड़ा फीचर है सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, एंड फिर आता है पेरेंट मटेरियल, हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं एक बार यहाँ ये भी लिख दूं, पेरेंट मटेरियल, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और फिर आता है लास्ट टाइम। ठीक है, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में क्या दिख रहा है, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। इसमें कभी कभी 100 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम जितना भी आप दे लो, 400, 500, 1000, इतना ज्यादा टाइम लग सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए। ठीक है, अगर हम नेचर पे छोड़ दें तो इतना टाइम लगता है सॉइल के फॉर्मेशन में।
तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला क्लाइमेट, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे हम एल से डिनोट करते हैं। फिर रिलीफ ओ से, पेरेंट मटेरियल जिसको आर से, एंड टी। अब हम इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। और इसे कंबाइन करके आप इसे याद रख सकते हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला सी, ठीक है, दूसरा एल, तीसरा ओ, चौथा हमारा है आर एंड टी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। ये क्या है? ये है क्लॉट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो बताता है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। और यहीं से हमें सॉइल के बारे में पता चलता है, ठीक है। अभी देखो सॉइल का ओरिजिन जो हमने देखा था, अब इसमें आते हैं। ये जो सॉइल का ओरिजिन है, यहाँ क्या दिख रहा है? पहले ओ ओरिजिन, फिर ए ओरिजिन, फिर ई, फिर बी, सी एंड आर। ये क्या बताता है? पहला हमें बताता है ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, ठीक है। ए हमें बताता है टॉप सॉइल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। फिर बताता है बी, जो कि सब सॉइल है। ये क्या बताता है? हमें बताता है कि कौन कौन से मिनरल यहाँ पे डिपॉजिटेड है। फिर है सी ओरिजिन, ये क्या बताता है? ये वेदर्ड रॉक के बारे में बताता है। फिर आता है आर, आर क्या बताता है? ये बेड रॉक के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, फार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है ए ओरिजिन। फार्मिंग मोस्टली ए ओरिजिन में ही होता है। यहीं तक का एरिया को क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको इस लेक्चर में बताई गई। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अगर आप कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से इस पार्ट से आए हुए कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, प्लीज। रीजन ये है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतने डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको इन सारे टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।